हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सीटेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मेरे भाई, हम लोग लगे हुए हैं 8 फरवरी को होने वाले सीटीटी के एग्ज़ाम की तैयारी में। तो आज उसी को मद्देनज़र में रखते हुए फिर से एक बार सीडीपी के एक सेट लेकर के आए हैं और देखते हैं कि इस सेट में हम लोगों के लिए क्या कुछ खास है और हम लोग इस सेट में कितना बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को ठीक कर सकते हैं, प्रश्न को ठीक कर सकते हैं। मेरे भाई, कहता है सबसे पहला प्रश्न, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है? शीर्षगामी का मतलब बाबू सर से पैर की ओर। किधर होता? सर से पैर की ओर होता है। कहता है विकास की दर सभी संस्कृति में एक समान होती है, विकास अनिरंतर होता है, विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है, विकास केंद्र से बाहर की तरफ। तो एक सर से पैर और एक केंद्र से बाहर होता, तो इसको कहते हैं समीपस्थ दूरस्थ। तो फिलहाल ये तो शीर्षगामी है, तो इसका सही आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी हम लोगों के आंसर हो जाएंगे। क्लियर? आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्त, निम्न में से कौन सा स्थूल, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है? तो दो ही प्रकार के यहाँ कौशल आते, एक आता है स्थूल कौशल और एक आता है सूक्ष्म। जिसमें छोटी छोटी मांसपेशी पर पकड़ बनावे उसे सूक्ष्म कहते हैं, जिसमें बड़े अंग का प्रयोग हो उसे स्थूल कहते हैं। तो कहता है फुटबॉल को धकेलना, कहता है सुई में धागे पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, धागे में मोती पिरोना। तो मेरे दोस्त, हम सब देखते हैं कि इसमें से बड़े अंग का प्रयोग होता है और इसमें छोटी से छोटी मांसपेशियों का होता, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 1 नंबर हम लोगों के सही आंसर होंगे। कहता है मेरे दोस्त, विद्यालय बच्चों के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। सही बात है कि विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहता है धार्मिक संस्थाएं सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। तो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक परिवार होता है, ना कि जो है सो धार्मिक संस्था। तो ए नंबर सही है, आर नंबर क्या है? गलत है। क्या है बाबू? ए नंबर कथन सही है और आर नंबर कथन गलत है। विकल्प नंबर सी आपके आंसर होते हैं। कहता है मेरे दोस्त, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्या का समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? तो तार्किक तो होता है तीसरी, लेकिन यहां क्वेश्चन में है, कहता है चरण पर बच्चे जटिल समस्या के समाधान, जटिल समस्या का तर्क करता है। कहता है संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, औपचारिक संक्रियात्मक। तो जटिल कारक जो करेगा उसको क्या कहते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक, अर्थात विकल्प नंबर 4 हम लोगों का सही आंसर होता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे भाई, बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचना का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे के शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कह रहा है मेरे दोस्त? नई जानकारी का, नई समस्या का सामना करते हैं तो कह रहा है कि अपनी मानसिक संरचना का संशोधन, मतलब पहले से जो मस्तिष्क में कोई संरचना चल रहा है उसमें ही संशोधन कर देते हैं। तो हम लोग सब पढ़े होंगे कि इस क्रिया को क्या कहते हैं। कहता है मेरे दोस्त, अनुसरण कहते, समायोजन कहलाता, समावेशन कहलाता, मौखिकीकरण कहलाता है। तो कहता है कि जब हमारा वर्तमान में जो स्कीमा है इसको जब चेंजिंग करने की बात आती है तो वर्तमान स्कीमा में बदलाव की क्रिया समायोजन कहलाता, एकोमोडेशन कहलाता। तो इसका सही आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी आपके सही आंसर होंगे, समायोजन। क्लियर? आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्त, निम्न में से किस संप्रदाय की व्याख्या लेव वाइगोस्की ने नहीं की है? ठीक है, तो समीपस्थ विकास क्षेत्र दिया, निज वाक्य दिया, पार दिया, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास का चर्चा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि इसका चर्चा नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कोहल वर्ग ने दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 नंबर आपके आंसर होंगे। कहता है मेरे भाई, लेव वाइगोस्की के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कह रहा है कि स्कीमा सामाजिक संपर्कता, आनुवांशिक प्रवृत्ति, अनैच्छिक क्रिया। तो वाइगॉस्की के अनुसार सबसे ज्यादा क्या होता, समाज और संस्कृति पर बल दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, सामाजिक संपर्कता। विकल्प नंबर बी आपके सही आंसर होंगे। आगे कहता है बाबू, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है। तो कोहलबर्ग ने 3 अवस्था दिया। कौन कौन दिया, कहता है पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, उत्तर पारंपरिक। ठीक है, पूर्व पारंपरिक गैर का चर्चा नहीं किया, उत्तर पहले नहीं आता, पारंपरिक नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर 1 आपके सही आंसर होंगे। क्लियर, आगे की बात करते हैं, फटाक से मेरे भाई बताना। कहता है मेरे दोस्त, प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए परीक्षा, अध्यात्मक, माता पिता या फिर विद्यार्थी। देखिएगा मेरे भाई, कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि डैश शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए। तो परीक्षा को मानेंगे, अध्यापक को मानेंगे, माता पिता को या फिर विद्यार्थी को। तो मेरे दोस्त केंद्र में तो बच्चा होता, इसलिए इसका क्या होगा, विद्यार्थी। कहता है हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि चाहिए। तो कवि हो या लेखक, इसके लिए क्या चाहिए, कहता अंतः वैयक्तिक, भाषाई, शारीरिक गतिकीय या फिर देसाई। तो कवि लिखता है, ठीक है, लेखक भी लिखता है, तो इसलिए इसका क्या होगा, भाषाई। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर। कहता है एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थी को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचार का मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो करना चाहिए। कहता है भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होता है। तो भाषा और सोच का विकास स्वतंत्र नहीं होता, भाषा और सोच एक दूसरे से संबंधित होता है। तो ये कथन गलत है और एक कथन सही है, अर्थात विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपके आंसर होंगे। ए सही है लेकिन आर गलत है, विकल्प नंबर सी आपका आंसर होगा। कहता है आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थी उसे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते हैं। उनका यह कथन किसको संदर्भित करता है। तो उनका जो यह कारक है बाबू, लैंगिक समता का, लैंगिक समानता का, लैंगिक स्थिरता, लैंगिक रूढ़िवादिता का। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। कहता है मेरे दोस्त विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को उस नजरिए से देखना चाहिए। क्या कह रहा, अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नता को अध्यापन अधिक्रिया में बाधा के रूप में, विकास प्रक्रिया में एक प्राकृतिक स्वाभाविक रूप में, एक प्रकार असामान्य व्यवहार के रूप में, अभिसारी चिंतन। सबसे बेहतर क्या होगा,
विकास प्रक्रिया में एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में देखना चाहिए, अर्थात विकल्प नंबर बी आपके सही आंसर होंगे। अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? करे मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन सतत होना चाहिए, मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना चाहिए, विद्यार्थी द्वारा स्व मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए। एकदम होना चाहिए, व्यापक भी होना चाहिए, सतत भी होनी चाहिए। कौन बाबू नहीं होना चाहिए? तो मानकीकृत मूल्यांकन के पक्ष को रखने की बात एनसीएफ नहीं कहता। तो विकल्प नंबर सी आपके सही आंसर होंगे। कहता है मेरे दोस्तों, शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मकता और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा? कर आपका नाम क्या है? आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं? आप कहाँ रहते हैं? भारत को आजादी कब मिली? मतलब इसका कहना हुआ कि चारों विकल्प में से वह कौन सा विकल्प है जिसमें बच्चों को ज्यादा समालोचनात्मक आलोचना करने की जरूरत है। तो आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। हाशिए पर स्थित समूह, हाशिए पर स्थित समूह से आने वाले विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए? ठीक है, मतलब जो नीचे तबका का बच्चा है, कम संख्या वाला है, उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन मानना चाहिए, उसे मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए सारे लोगों को। कहता है उसे नकार देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करने से बचना चाहिए। उसे दूसरे समूह के विद्यार्थियों का ग्रहण सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान से कमतर समझना चाहिए। तो कभी कमतर नहीं होगा, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? उसे मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल भी करना चाहिए। विकल्प नंबर बी आपके सही आंसर होंगे। कहता है मेरे दोस्त, हालांकि स्वालीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं, ठीक है, फिर भी उनमें सामान्यतः सामर्थ्य होता है। क्या करा? स्वालीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं, फिर भी उनमें सामान्य का सामर्थ्य होता है। ठीक है, तो इसमें कहता है बारीक जानकारी पर ध्यान देने का, प्रभावशाली संप्रेषण का, संज्ञानात्मक नम्यता का, सामाजिक परिस्थिति में सटीक रूप से समझने का। तो सबसे बेहतर उनमें क्या होता? बारीक जानकारी पर ध्यान देते हैं। स्वालीन विकार भले है लेकिन वो बारीक चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है, उसमें सृजनशीलता का भी गुण पाया जाता। तो विकल्प नंबर कितना? 1 नंबर आपका आंसर होगा। कहता है पठन वैकल्य क्या है? डिसलेक्सिया, पठन वैकल्य। कहता है विशिष्ट अधिगम कठिनाई, संवेदी क्षति, स्वालीन क्रम विकार का हिस्सा, श्रवणात्मक असंगता। अब देखो, पठन वैकल्प का संबंध डिसलेक्सिया का संबंध होता है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया वाला पार्ट जो है इन चारे विकल्प के अनुसार एक प्रकार से यह जो है एक विशिष्ट अधिगम कठिनाई का भाग है। किसका भाग है बाबू? एक विशिष्ट कठिनाई। विकल्प नंबर 1 आपके सही आंसर होंगे। आगे की बात कीजिएगा जल्दी, फटाफट मेरे भाई। कहता है दृष्टि बाधित से जूझने वाले विद्यार्थी के समावेशन में निम्न में से कौन सा कारक बाधा बन जाता है? मतलब जो व्यक्ति देख नहीं सकता वह क्या बाधा बनेगा उसके लिए? तो जो नहीं देखेगा उसको स्पर्श सामग्री देंगे, हस्तलिखित नोट्स नहीं देंगे, ऑडियो टेप का व्याख्यान देंगे, बैल किताब देंगे। कौन नहीं देंगे? ब्रेल। ब्रेल मतलब उभारशील, तो हस्तलिखित नोट उसके लिए क्या बन जाएगा? बाधा बन जाएगा। विकल्प नंबर बी आपके सही आंसर होंगे। कहता है मेरे दोस्त, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार एडीएचडी से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं? कहता उच्च एकाग्रता, आवेगशीलता, कार्य क्षेत्र में व्यवस्थितता, संगठन, लंबे समय तक स्थिर रहने की योग्यता। तो जो बच्चा एडीएचडी वाला होता उसका आवेगशीलता का संबंध होता है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। कहता है मेरे दोस्त, अभिकथन ए अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यार्थी को सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने के बहुतायत अवसर प्रदान करने चाहिए। सही है। कारण आर
कहता है अधिगम ज्ञान का निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया है, कदापि नहीं। तो ए नंबर कथन क्या है, सही है, क्योंकि अर्थपूर्ण अधिगम विद्यार्थी के सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने में बहुतायत अवसर देता है। तो ए नंबर सही है, लेकिन आर नंबर कथन क्या है, गलत है। विकल्प नंबर सी आपके सही आंसर होंगे। कहता है मेरे दोस्त, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, बहुत अमूर्त और जटिल होनी चाहिए, और संबंधित खंड में प्रस्तुति चाहिए, विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होने चाहिए, अति आसान और अत्यधिक सरल होना चाहिए। तो यह क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होना चाहिए, तभी प्रभावशाली बेहतर बन सकता है शिक्षण की प्रक्रिया। विकल्प नंबर सी हम लोगों के सही आंसर होंगे। कहता है दोस्त, अपनी खुद की सोच, क्या कहता है, अपनी खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना क्या कहलाएगा, स्मृतिकरण, अभिसंज्ञान, अनुकूलन, आत्मसातीकरण। तो ये कारक मेरे दोस्त क्या कहलाता है, अभिसंज्ञान। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। कहता है मेरे दोस्त, अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है। कौन सा क्वेश्चन कहता है, गलत है। स्वपहल अन्वेषण होना चाहिए, चर्चा में सक्रिय भागीदारी ये भी होना चाहिए, खोजी अधिगम होना चाहिए, निष्क्रिय अनुसरण पर चर्चा रचनावाद नहीं किया। तो कभी भी निष्क्रिय अनुसरण का चर्चा नहीं करना चाहिए। विकल्प नंबर डी आपका आंसर। विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशल, क्या कहता, विद्यार्थी में समस्या समाधान कौशल के विकास के लिए किसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, प्रकार्यात्मक स्थिरता को, अपसारी चिंतन को, अभिसारी, आत्म केंद्रीयता। तो समस्या समाधान कौशल के विकास के लिए सबसे ज्यादा बढ़ावा देने की बात आती है अपसारी चिंतन, आउट ऑफ द बॉक्स। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणा, क्या कहता, ग्रहित वैकल्पिक अवधारणा से अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि वह अवधारणा अत्यंत गलत त्रुटिपूर्ण होती है। ठीक है, फिर कहता है उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात करता है। ठीक है, तो हो सकता है उनसे कठोरता से निपटना चाहिए, कठोरता पर बलियनशिप नहीं करता, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी के नामीकरण के लिए नहीं। सबसे बेहतर क्या होगा, बी नंबर। ये वैकल्पिक अवधारणा के लिए बच्चों को छूट देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वैकल्पिक अवधारणा से बच्चों को समझ बनती है। ठीक है, इसका सही आंसर बाबू क्या होगा, विकल्प नंबर बी आपके आंसर होंगे। कहता है मेरे दोस्त, विद्यार्थी निम्न में से क्या महसूस करेंगे यदि वे यह विश्वास करने लगे कि उनके प्रयास का कार्य का परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कह रहा है, 16 लाइन को देखिएगा। कह रहा है कि क्या महसूस करेंगे यदि वह जो है सो उनके प्रयास का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका संबंध मूल रूप से क्या होगा, अधिगम आवश्यकता असाध्यता होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा होगा, गौरव होगा, राहत। तो जब व्यक्ति समझ जाएगा, आप समझ जाइएगा, हम समझ जाएंगे कि भाई जो है सो कतबो कुछ कर ले, यही कह रहा, यदि वह विश्वास करेंगे प्रयास का कार्य परिणाम पर कोई, हम प्रयास करें कतबो लेकिन मेरा रिजल्ट होबे नहीं करेगा। ठीक है, हम प्रयास करेंगे बेकार करते हैं, यदि ऐसा सोचिएगा तो क्या आपके अंदर होगा, तो आपके अंदर अधिगम आवश्यकता असाध्यता आएगा, आप कार्य को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर क्या होगा, आंसर ए नंबर आपके आंसर होंगे। आगे की बात फटाफट मेरे भाई बताना। जल्दी। कहता है निम्न में से कौन से आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना होगा, नगद इनाम जीतने के लिए चर्चा में भाग लेना, यह बाह्य अभिप्रेरणा है, सहपाठी को प्रभावित करने के लिए यह भी बाह्य है,
दंड से बचना यह भी बाह्य है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ज्ञान प्राप्त करने के लिए यदि हम चर्चा में भाग लेते हैं तो इसे कौन सी अभिप्रेरणा कहते हैं, तो आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। फटाक से मेरे भाई बताना। कहता है एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ता के किस प्रकार के लक्षणों को बढ़ावा देना चाहिए। महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है, होना चाहिए। परिहार उन्मुख नहीं होगा, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख, परिहार उन्मुख। क्या होगा सबसे बेहतर, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य होना चाहिए। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। कहता है दोस्तों, विद्यार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अभिसंज्ञान होगा, चिंतन का पक्ष भी होगा, सृजनात्मकता भी होगा, अधीनता उन्मुखी, अधीनता का पक्ष कभी भी अंशयप बल नहीं दिया। तो कौन सा नहीं होगा बाबू, विकल्प नंबर डी आपके सही आंसर होंगे। ठीक है, तो आज इस सेट में हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि 30 प्रश्न आए और अब आप कमेंट करके बताएगा कि इस 30 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में हम लोग इतने ही बात करेंगे एक सेट की बात। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जाते जाता है वही बात, मेरे भाई नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जुड़ना चाहते हैं, समझ आ रहा फायदा मिलने वाला है, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।